हेलो एवरीवन, अब हम कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट चैप्टर है आपके इस कॉम्प्लेक्स की बुक का। बहुत सारे पेजेस हैं, आप इसमें नीचे देख के थोड़ा डरिए कि 104 पेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। थोड़ी सी मिसप्रिंट से लग रही है, लेकिन मिसप्रिंटिंग कुछ नहीं, मैं बोलूंगा आपको, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जो मैं बोलूँ वही कॉपी में लिखिएगा। पहला हेडिंग क्या है नजर आ रहा है आपको, रेसिड्यू एट ए पोल। रेसिड्यू RESIDUE, रेसिड्यू एट ए पोल। लेकिन शर्त यह है कि सिंगुलरिटी का आपको आता होगा कि सपोज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन fz, ये लिखा है सपोज a single valued function fz has a pole of order m at z बराबर a। मतलब फंक्शन z का पोल है z बराबर a पे ऑर्डर m का। then by definition of pole the principal part of the Lorentz expansion of fz contains only m terms। ये कहां से पता है? कहिए, ये मुझे पोल की डेफिनेशन से पता है। पोल में हमेशा फाइनाइट ही नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं प्रिंसिपल पार्ट में। अगर ऑर्डर m है तो m होंगे और हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। ये तो खैर n बराबर 0 से इंफिनिटी है, ये है 1 से लेके m तक जो प्रिंसिपल पार्ट है, जहां पे an इतने के बराबर और bn इतने के बराबर। जिसको ये कुछ भी नहीं आता वो लॉरेंट सीरीज को पढ़े, रोज मैं यही कहता हूं। जहां पे c मान लीजिए एक सर्किल है, मॉड z माइनस a बराबर r। क्लियरली b1 कितना हो जाएगा? जैसे आप इसमें 1 डालेंगे n की जगह पे b1 में, यहाँ पे ये तो -1 + 1 पावर 0, तो ये fz dz बचेगा बस। कहता है कोफिशिएंट b1 इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ fz एट द पोल z बराबर a एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल रेसिड्यू z बराबर a। ये कॉल्ड डेफिनेशन है, ये कॉल्ड, ये कहलाता है b1। क्या कहलाता है? फंक्शन z का z बराबर a पे रेसिड्यू कहलाएगा। देन रेसिड्यू क्या हो गया किसी भी चीज का? वो b1 हो गया। बस आप प्रिंसिपल पार्ट का पहला टर्म निकाल लेंगे। Clearly, the value of b1 given by 2 does not depends upon the order of the pole. So, it represents the general definition of residue at a pole. किसी भी पोल पे ये जनरल डेफिनेशन बताता है, इस irrespective कि उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डेफिनेशन में आएगी। Consider the case when z बराबर a simple pole, तो z बराबर simple pole of order 1। तब इक्वेशन 1 में जब simple pole है तो 1 से 1 तक ही जाएगा, तो एक ही टर्म होगा b1 upon z minus a। ये वाला टर्म तो होगा यार b1 अपॉन z माइनस a। कैसे होगा ये वाला टर्म? कहीं यहां से आ गया, जब मैं 1 डालूंगा तो ये b1 और z माइनस a की पावर -1, b1 अपॉन z माइनस a, तो ये आ गया। तो बस इस प्रकार आप इस पूरी लाइन को देखिए बहुत जुगाड़ से, एकदम आराम से। पहले z माइनस a से इसको मल्टीप्लाई करें, z माइनस a से आपको मल्टीप्लाई किया करने के बाद यहाँ पे z माइनस a हो जाएगा, यहाँ से z माइनस a कट जाएगा, यहाँ पावर 1 जुड़ जाएगी और लिमिट लगा दीजिए z टेंड्स टू a। जैसे आप इसमें z टेंड्स टू a रखेंगे तो यहाँ पे जो z माइनस a से मल्टीप्लाई किया था वो टर्म तो पूरा ऐसे ही आ गया। z बराबर a रखने पर ये टर्म फिनिश हो गया और ये b1 बचा। तो बस ये डेफिनेशन याद रखिएगा रेसिड्यू की। नाउ यूजिंग 2 वी कैन से दैट रेसिड्यू b1 क्या चीज है कि ये b1 ही आपका रेसिड्यू था। तो रेसिड्यू z बराबर a पर क्या होता है? b1 वो कितने के बराबर है? अभी अभी आपने बोला लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a fz, और इक्वेशन 2 का यूज क्या हुआ कि b1 की वैल्यू ये भी होती है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। किसी भी फंक्शन का रेसिड्यू z बराबर a पे इस प्रकार निकाला जा सकता है। z माइनस a करिए, fz करिए और निकाल दीजिए। लेकिन सिंपल क्या है? सिंपल पोल जब होगा z बराबर a पे, जब ज्यादा होगा तो ये ऐसे नहीं आएगा। Here the circle C may be represented by any closed contour containing within it no singularity other than z बराबर a। z बराबर a के अलावा उसके अंदर कोई और सिंगुलरिटी नहीं है। चलिए साहब, अब हम आगे देखते हैं। रेसिड्यू एट इंफिनिटी, इफ fz has an isolated singularity at z बराबर इंफिनिटी और is analytic there, दोनों में से कुछ भी हो, then रेसिड्यू जो होता है z बराबर इंफिनिटी पे ऐसे डिफाइन होता है। अब थोड़ा सा गौर से देखना, सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ये लिखा है रेसिड्यू ब्रैकेट में z बराबर इंफिनिटी, फिर इक्वल का निशान है, फिर -1 अपॉन 2πi साइन ऑफ इंटीग्रेशन c fz dz। बस रेसिड्यू z बराबर इंफिनिटी पे कितना होगा? -1 अपॉन 2πi साइन ऑफ इंटीग्रेशन c fz dz, जहां c इज एनी क्लोज्ड कंटूर व्हिच इंक्लूजेस ऑल द फाइनाइट सिंगुलरिटी ऑफ fz। द इंटीग्रल इज टेकन पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा c। रिमार्क 1 देखिए, द फंक्शन may be regular at infinity yet has a residue there. Consider the function fz बराबर b upon z minus a।
फॉर दिस फंक्शन वी हैव इन्फिनिटी पे क्या होगा, यही जो सबसे ऊपर लाइन थी वही लिखिए, -1/2 पाई आई साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड dz, सी क्लोज कंटूर होता है, एफ जेड की वैल्यू b अपॉन जेड माइनस ए डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सी सर्किल है, सेंटर ए पे है, रेडियस r है, और हटा दीजिए, इतना आएगा। ये हम बोल देते हैं मैथमेटिकली, लेकिन लिटरेरी शब्दों में अगर कहें बिल्कुल एक्यूरेट, ये इसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल dz निकाला, रेसिड्यू में माइनस b बाहर ले लीजिए ये वाला, तो 2 पाई आई के ऊपर ये आ जाएगा, और 1 अपॉन जेड माइनस ए है, तो जेड माइनस ए की जगह पे आर ई की पावर आई थीटा, और इस dz की जगह पे ये पूरा काम झाम ऊपर वाला आ जाएगा। और जब लिमिट आएगी डी थीटा में, जब मतलब इंटीग्रेशन डी थीटा होगा, तो लिमिट 0 से 2 पाई, सी थी ना ऊपर, 0 से 2 काट कूट के ये माइनस बी के बराबर आया, तो रेसिड्यू क्या हो गया, z बराबर इन्फिनिटी पे माइनस बी हो गया, याद रखिएगा। आल्सो z बराबर ए सिंपल पोल अगर है फंक्शन z का, एंड इट्स रेसिड्यू देयर इज, वो कितने के बराबर होता है, b इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ जेड dz, ये अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, b इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ जेड dz, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो रेसिड्यू z बराबर a पे b है, वो कितने के बराबर हो गया, माइनस रेसिड्यू इन्फिनिटी। सही से सोचिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे सब आ जाएगा। इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक एट z बराबर a, if a function is analytic at z बराबर a, then its residue at z बराबर a will be 0 but not so at infinity। अगर फंक्शन एनालिटिक है z बराबर a पे, then its residue जो होगा will be 0 होगा, but not so at infinity पे नहीं होगा। देखते रहिए, अभी ये तो खाली रिमार्क्स हैं, नोट्स हैं, ये रिमार्क थे 1 2 3। देखिए अगर ऐसा फंक्शन है तो इसके पोल्स कहाँ कहाँ होंगे, कि ये 5 पे होगा, 2 पे होगा, 9 पे होगा, और ऑर्डर इनका 2 7 और 3 होगा। ये कोई बड़ी बातें नहीं लिखी हुई। क्वेश्चन देखिए, सब मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। कहता है फाइंड द रेसिड्यू ऑफ, किसका रेसिड्यू निकालना है, ये लिखा है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3 एट 1 to 3 पे, एंड आल्सो इन्फिनिटी पे भी, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। तो पहले तो आपने फंक्शन उतार लिया, तो 1 पे 2 पे 3 पे क्या रहा है, सब पे सिंपल पोल्स हैं, तो सिंपल पोल पे जो आपका, जैसे कहते नहीं है कि z बराबर a इज सिंपल पोल, तब रेसिड्यू जो निकलता है वहां पे a पे सिंपल पोल अगर होता है, तो z माइनस a f z dz पे लिमिट लगाते हैं z टेंड्स टू, बस आप आ जाए यहाँ पे z बराबर अगर a है तो लिमिट z टेंड्स टू 1, वहां पे a था यहाँ पे 1 है, वहां पे z टेंड्स टू a z माइनस a, तो यहाँ z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 और f z माइनस 1 ऐसे ही रखिए और f z उतार दीजिए, z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो कैलकुलेट करने पे हाफ बचा, फिर 2 पे निकालना है तो ये z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा आंसर निकाल लीजिए। ऐसे 3 पे इन्फिनिटी पे क्या होगा कि ये अगर हमें इन्फिनिटी पे निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z और f z। इसको याद करिए फार्मूले को, अगर नहीं भी ड्राइव किया है तो ये आएगा अभी आगे, अभी तो सारी चीजें आएंगी आगे, तो बस इसे याद कर लीजिए। तो एफ जेड को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे से अभी लिमिट मत लगा देना, पहले नीचे जेड कॉमन लेके काटिए, उसके बाद इन्होंने लिमिट भी लगा दी है, पहले जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो गया और ये मत लिखिए, अब लिमिट तो लग गई, तो 1 माइनस 0 ये जो भी आया, उसके बाद सम ऑफ रेसिड्यू निकालिए, सारे रेसिड्यूज का सम 0 होगा, ये भी एक थ्योरम होती है। इक्वेशन दे दिया यहाँ पे कि ताकि बच्चों को याद हो जाए, और इन्फिनिटी वाला हिसाब याद रखिएगा, अभी आएगा। फिर फॉर द फंक्शन ये फाइंड द रेसिड्यू एट z बराबर 3 4 पे एंड इन्फिनिटी पे एंड फाइंड देयर सम। एक सवाल और आ गया, तो फंक्शन z की गिवन है, ये मत देखिए जो रिंग से नजर आ रहा है, अभी अगले पेज पे थ्योरम है। आप तो कहिए मुझे रेसिड्यू निकालना है z बराबर 3 पे, उस पर क्या बड़ी बात है, लिमिट z टेंड्स टू 3 z माइनस 3 ऑफ f z रखिए, काटिए और लिमिट लगा दीजिए। 4 पे निकालना है z माइनस 4 और f z, तो यही तो, ये कोई मुश्किल नहीं है सब। और इन्फिनिटी पे आप खुद निकालिएगा, कैसे निकलेगा, माइनस z इंटू एफ जेड। वो मैंने कहा होगा बच्चों से, आप ये बच्चों से कराया हुआ होमवर्क ही होगा ये, हाँ देखिए ये होमवर्क ही है, ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने इतना कर लिया, वो छोड़ दिया, आप कर लीजिएगा उसको भी, तीसरे पार्ट जैसे पिछला था सेम यही तो है। ओह, जैसे ये एक था माइनस जेड और एफ जेड निकाल लीजिए। अब आती है जी बहुत खास थ्योरम है, कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम। कहता है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी में, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स z1 से z एंड विद इन सी,
मतलब फंक्शन z है, किसी कंटूर C पे डिफाइन है, वहां से नंबरों को लेता है अपने अंदर फंक्शन z, सब जगह पे एनालिटिक है, लेकिन जब z1 पे पोल है मतलब यहाँ पे सिंगुलैरिटी है, इन पॉइंट्स पे नहीं लेता है, कुछ भी एनालिटिक नहीं होता है, मतलब यहाँ पे सिंगुलैरिटी है विद इन C। देन CFZ की जो वैल्यू होती है 2 पाई आई ऑफ सम ऑफ रेसिड्यूज, या सिग्मा लगा के, सिग्मा भी सम ही होता है, z बराबर zr और r बराबर 1 से लेके n तक। क्या मतलब हुआ, रेसिड्यू निकालिए 1 पे, रेसिड्यू निकालिए Z2 पे, रेसिड्यू निकालिए 3 मतलब 3 का मतलब Z3 पे, रेसिड्यू निकालिए Zn पे, सबके रेसिड्यू निकाल के जोड़ दीजिए और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, CFZ। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक तरीका होता है, समझे साहब आप? सब लोग सब ध्यान से सुनिए कि कैसे कैसी बातें हो रही। अभी आएंगे इंटीग्रेशन इस पे सॉल्व करने। कहते हैं जहां पे राइट हैंड साइड डिनोट द सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ FZ एट इट्स पोल लाइंग विद इन C। मैंने बोली थी आपको ये रेसिड्यू है हर एक पॉइंट के ऊपर है जहां जहां पे पोल मौजूद है। वो तो कह रहा है कि यहाँ पे आपके पोल्स हैं, ये थ्योरम में गिवन है। अब देखिए ये है C, फिगर देखिए सीधे बड़ा सा बनाना है, इन्होंने बहुत ही कंजस्टेड बना दिया है और इतने सर्किल बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट बना लूंगा, 3 4 5 बनाइए, Z1 Z2 Z3 Z4 पॉइंट लीजिए और डॉट डॉट लगा दीजिए, 3 4 बना के, और हर एक को एक एक सर्किल से बंद कर दीजिए, Z1 गामा 1 से, Z2 गामा 2 से, Z3 गामा 3 से, और 2 3 ही बनाना यार, किसी भी शेप का C बना लेना, लेकिन सर्किल तो सर्किल ही होता है। प्रूफ देखिए, कहता है सपोज गामा 1 गामा 2 से डॉट 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 गामा n, थोड़ा सा ओवरलैपिंग सी लग रही है लिखी हुई, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। सपोज गामा 1 से गामा n आर द सर्किल्स विद द सेंटर्स एट Z1 Z2 से लेके Zn रेस्पेक्टिवली। मैंने देखिए हर वर्ड के नीचे लाइन खींच दी है ताकि आप इसको समझ लें कि आपके पास ये जो पोल्स थे Z1 Z2 से Zn, उनके ऊपर आप सर्कल बना लीजिए गामा 1 से लेके गामा n तक, जिनके सेंटर जो होंगे वो Z1 से Zn तक होंगे। आल्सो रेडियाई सो स्मॉल दैट दे लाई विद इन क्लोज कर्व C एंड डू नॉट ओवरलैप। इनकी रेडियस इतनी बड़ी बड़ी रखिए कि C से बाहर ना निकले और आपस में ये ओवरलैप ना, याद रखिए। Do not overlap. Function Z is analytic within the annulus bounded by the circle and the curve C. Function Z analytic है। देखिए function Z हर जगह analytic था, किस पर नहीं था, Z1 पे नहीं था, किस पर नहीं था, Z2 पे नहीं था, तो वो तो छोड़ दिया सर्कल बना के। तो ये जो बीच का हिस्सा रह गया जो कि इस फिगर में बहुत कम नजर आ रहा है, लेकिन वहां पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो कॉलरली लगेगी कॉशीज की और वो बहुत पीछे कहीं चले गए, नहीं तो मैं भी निकाल के दिखा देता, आप पढ़िएगा उसमें। वहां पे हमने बनाया था जब ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू किया था, बिल्कुल उसमें मैंने बनाया था कि CFZ जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो गामा 1 गामा 2 से लेके गामा n के सम के बराबर होगी। वहां सर्कल बनाया था, मतलब एक C लिया था, C के एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं था, उसे आइडेंटिफाई किया था, मतलब उसको सर्कल बना दिया गया था। बाहर C था और अंदर C1 C2 ले लिए थे, कई सारे अगर हो, कई सारी जगहों पे अगर एनालिटिक ना हो रहा हो तो CFZ जो होता है वो उन सबके सम के बराबर होता है। ये कॉर्लरी थी, आप पेज पलट के जरूर देखिएगा। बट वी नो 1/2 पाई आई C1 FZ ये क्या चीज होती है, तो रेसिड्यू होता है फंक्शन Z का एट Z बराबर Z1 पे, तो रेसिड्यू Z बराबर Z1 पे कितने के बराबर, इसके। लेकिन ये तो हमने अभी पढ़ा है, काफी पीछे चला गया। हाँ, तो रेसिड्यू Z बराबर A पे वो इतने के बराबर होता है 1/2 पाई आई C FZ, तो इसमें इसमें क्या डरना है, ये तो अभी पढ़ा था। तो इस प्रकार गामा 1 Z1 जो होगा इसका 2 पाई आई सामने ले जाइए, तो 2 पाई आई रेसिड्यू Z बराबर Z1। एक ही लिखा है इन्होंने, आल्सो करके आप एक और लिखिएगा, मैंने लिखवाया होगा यार, इन्होंने काट दिया ये घर पे। इन्होंने असल में बच्चे रफ कॉपी में लिखते हैं फिर घर जाके फिगर करते हैं, तो उस पर काट फाट कर लेते हैं। आप एक और लिखिएगा, आल्सो गामा 2 FZ इज इक्वल टू 2 पाई आई रेसिड्यू Z बराबर Z2 एंड डॉट 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 गामा n भी लिखिएगा, n वे टर्म पे। अब यहाँ पे आप Z1 Z2 बनाना और एक Zn बनाना, इतने सारे तो बनाए, इसमें n नहीं बनाया इन्होंने। तो बस यूजिंग 1 और 1 में ये वैल्यूज डाल दीजिए, ये निकालिए इसलिए गई है। CFZ तो कुछ नहीं, लेकिन गामा 1 ये निकाला तो है, गामा 2 आपने खुद लिखेंगे वो निकालेंगे, और गामा n भी आप लिखेंगे, ये सारी वैल्यूज लिखेंगे और उसके बाद 2 पाई आई कॉमन लेके दिखाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे रेसिड्यू Z बराबर Z1 प्लस रेसिड्यू Z बराबर Z2, ऐसे करके लिखना लास्ट तक, और उसके बाद एक लाइन मतलब इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे कॉमन लेके दिखाइएगा 2 पाई आई और फिर सिग्मा में लिख देंगे। दिस प्रूव्स द थ्योरम। बड़े काम करेगी ये थ्योरम आगे लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए आप सही से याद करिएगा।
क्या है अगली थ्योरम, गौर से देखना। इफ ए फंक्शन fz इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज, सब जगह एनालिटिक है कुछ सिंगुलरिटीज को छोड़ के, इंक्लूडिंग एट इंफिनिटी, देन सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ द सिंगुलरिटीज इज जीरो। अभी आया नहीं था, मैंने कहा था कि वहां पे आपने सारे सिंगुलरिटीज जोड़ दी थी, मतलब रेसिड्यू z बराबर z1 पे सारे रेसिड्यू जोड़े और इज इक्वल टू जीरो हो गया था न्यूमेरिकल में। ये मैंने कहा था ना थ्योरम आए, ये भी है, सारे रेसिड्यू इंफिनिटी वाला भी है फाइनाइट वाला भी, तो थ्योरम आ गई। देखिए कौन गई, ये इज जीरो। कहता लेट्स सी विद अ क्लोज्ड कंटूर, प्रूफ देखिए इसका, which encloses all the singularities of fz except that at finite at infinite, then by Cauchy's residue theorem जितने भी हैं यहाँ पे लिख दीजिए। c fz dz बराबर ये पहले यहाँ लिखा है ना ड्राइव इट, ये आर वार का कोई हिसाब नहीं है, तो रेसिड्यू दिखाने के लिए आर लिख दिया है। आप पहले इसको कहिए कि ये साफ फाइनाइट सी के अंदर कुछ सिंगुलरिटीज, कुछ हाँ सिंगुलरिटीज हैं, कहाँ कहाँ z1 z2 z3 में, आप ये कह के ऊपर वाली थ्योरम का प्रूफ कर देना। Also by the definition of residue at infinity, वो इतने के बराबर होता है -1 अपॉन, ये हमने रेसिड्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी इंफिनिटी के ऊपर। बस फ्रॉम 1 में अब आप इसको जोड़ देंगे, अभी फिलहाल अभी नहीं, पहले आप कहिए कि फ्रॉम 1 ये वाला, यहाँ पे भी 1/2 पाई आई नीचे ले जाइए इक्वेशन 1 ड्राइव करके, तो ये इतने के बराबर आ गया। अब आप 2 को ये हिस्सा और 3 का ये हिस्सा आपस में जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जुड़ेगा तो रेसिड्यू z बराबर zr पे प्लस रेसिड्यू इंफिनिटी पे, ये दोनों हिस्से एक दूसरे को काट के जीरो कर दे। कही उस थ्योरम का प्रूफ ये लिखा हुआ है, सही से उतारना, जरा पिछले पेज ओवरलैप कर जाता है, तो मैं इसलिए इतने ज्यादा निशान और इतनी ज्यादा यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। चलिए वीडियो 16 मिनट का हो गया, आप लिखिए, ये 2 दिन का काम होगा क्लासरूम में, इसको आराम से लिखिए, मैं भी एक वीडियो और भेजूंगा, 2 वीडियोस लगातार। ओके।